रशिया यूक्रेन की वॉर से ही ये खबरें आ रही हैं कि ऐसी पॉसिबिलिटीज है कि ब्रिक्स देश अपने लिए एक न्यू करेंसी लॉन्च कर सकते हैं जो यूएस डॉलर का डोमिनेंस वर्ल्ड में खत्म करेगी। They are leaving their mark on the international system. Countries joining hands to challenge the US dollar. क्या ये डीडॉलराइजेशन की शुरुआत है? Why should every country have to be tied to the dollar for trade? Who decided the dollar would be the world's currency? और साथ ही में आजकल मीडिया में चारों तरफ ये देखने को मिल रहा है कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि सऊदी अरेबिया भी ब्रिक्स को ज्वाइन कर सकता है। World's largest oil producer, Saudi Arabia, is reportedly asking to join BRICS. तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ब्रिक्स है क्या और कैसे। ब्रिक्स आज ब्रिक्स प्लस बन चुका है। क्या सचमुच ब्रिक्स आने वाले टाइम में यूरोपियन यूनियन जैसा एक ग्रुप बन सकता है? और क्या इस बहाने भारत और चाइना की दोस्ती हो सकती है? और इससे आखिर हमें फर्क क्या पड़ता है? आइए जानते हैं। Since we wrapped up the invasion of Ukraine, BRICS actually gained a second momentum. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करते रहते हैं और आने वाले टाइम पे काफी सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करेंगे। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल और वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो चलते आगे वीडियो की तरफ। ब्रिक्स ना तो नेटो की तरह कोई मिलिट्री अलायंस है और ना ही यूरोपियन यूनियन की तरह सिंगल मार्केट इकोनॉमिक्स को फॉलो करता है। ब्रिक्स एक ऐसा अलायंस है जो नॉन वेस्टर्न कंट्रीज को साथ में लाता है। ब्रिक्स मतलब ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स की शुरुआत बहुत ही अलग तरीके से हुई थी और 2010 से पहले ये सिर्फ ब्रिक के नाम से ही जाना जाता था। उसे इन देशों की गवर्नमेंट ने ये नाम नहीं दिया था, बल्कि 2000 की शुरुआत से ही बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने दुनिया की कुछ इमर्जिंग इकोनॉमीज के बारे में बात करने के लिए ब्रिक्स शब्द का इस्तेमाल किया था। ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे काफी टाइम पहले साउथ कोरिया, ताइवान और सिंगापुर जैसी इकोनॉमीज को टाइगर इकोनॉमीज के नाम से जाना जाता था। ये बस एक इजी वे था इकोनॉमिस्ट के लिए, ताकि वो इमर्जिंग कंट्रीज को रेफर कर सके इन नामों से। लेकिन 2008 में जब यूएस में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, तब पूरी दुनिया का यूएस और यूएस डॉलर से भरोसा उठता जा रहा था और तब ऑफिशियली ब्रिक की शुरुआत हुई थी। और पहली बार ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना के लीडर्स रशिया में मिले थे और 2010 में साउथ अफ्रीका ने ब्रिक को ज्वाइन किया और उसके बाद ब्रिक बन चुका है ब्रिक्स। ब्रिक्स सिर्फ 5 देशों का ग्रुप है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, क्योंकि ये 5 ब्रिक्स देश दुनिया की 26.7% लैंड होल्ड करते हैं। इसके अलावा ग्लोबल पॉपुलेशन का 41.5% हिस्सा इन ब्रिक्स नेशंस में रहता है और साथ ही इनका इकोनॉमिक आउटपुट $25 ट्रिलियन है, जो यूरोपियन यूनियन से भी ज्यादा है। इतना ही नहीं, ब्रिक्स इतना इंपॉर्टेंट है कि इसका मेंबर बनने के लिए 23 देशों ने एप्लीकेशन दिया था, जिसमें इंक्लूड है सऊदी अरेबिया, ईरान, यूएई जैसे देश, जिसमें से हाल ही में अभी 6 देशों को एंट्री मिल चुकी है, जिसमें शामिल है ईरान, अर्जेंटीना, इथियोपिया, इजिप्ट, यूएई और सऊदी अरेबिया। साउथ अफ्रीका की ब्रिक्स की मीटिंग में उनके प्रेसिडेंट रामाफोसा ने इन 6 कंट्रीज को ब्रिक्स में शामिल करने का ऐलान कर दिया था और अब ब्रिक्स में टोटल 11 देश शामिल हो चुके हैं और इस तरह अब ब्रिक्स बन चुका है ब्रिक्स प्लस। आज के टाइम पर अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही सुपर पावर है और वो है यूएस, अमेरिका। और इस समय दुनिया की इकोनॉमी को अमेरिका और यूरोप दोनों मिलकर डोमिनेट करते हैं। चाहे आप फाइनेंस को देखें, टेक्नोलॉजी को देखें या मिलिट्री, दुनिया में ऐसा एक भी देश नहीं है जो अकेला अमेरिका से टक्कर ले सकता है। और अगर हम बात करें अमेरिका के डिफेंस बजट की, तो वो करीबन $800 बिलियन होता है और इंडिया का डिफेंस बजट की अगर हम बात करें तो वो करीबन $73 बिलियन होता है। और यही रीजन है कि अमेरिका से कोई पंगा नहीं लेता। तो चलो कोई नहीं, अगर एक देश नहीं तो एक से ज्यादा ही सही। ब्रिक्स वही ग्रुप ऑफ नेशन है और ब्रिक्स यूएस के इन्फ्लुएंस से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है और साथ ही ब्रिक्स को उम्मीद है कि वो ग्लोबली बाकी पावर्स को भी डोमिनेट कर पाएगा। पर क्या ऐसा पॉसिबल है, वो तो खैर वक्त ही बताएगा। तो शुरुआती दौर में ब्रिक्स का पहले कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव नहीं था, पर आज के टाइम पर ब्रिक्स का एक पर्टिकुलर गोल है और वो है यूएस की पावर को डी एंड करना। इसके अलावा अगर हम ब्रिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर नजर डालेंगे तो वो है प्रोजेक्ट एनबीडी, यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये आईएमएफ की तरह ही एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। दरअसल 2020 में पैंडेमिक आने के बाद कई सारे देशों को इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरना पड़ा और उनमें से कई सारे देशों को आईएमएफ ने फंड देने के लिए इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से आईएमएफ को काफी क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा। और इसी के कारण एक एनबीडी जैसा अल्टरनेटिव ऑप्शन होना भी काफी जरूरी है। इसी के साथ ब्रिक्स देशों का एक और ऑब्जेक्टिव भी है और वो ये है कि ब्रिक्स देशों को अंडर सी फाइबर केबल से कनेक्ट किया जाए, क्योंकि कई बार देखा गया है कि अमेरिका और उसके बाकी अलायंस इन इंटरनेट केबल के जरिए बाकी देशों की जासूसी करते हैं। और इसके अलावा ब्रिक्स का सबसे मेजर ऑब्जेक्टिव है एक न्यू रिजर्व करेंसी को बनाना। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि ब्रिक्स के नेशंस को ऐसी क्या दिक्कत आन पड़ी कि उन्हें एक न्यू रिजर्व करेंसी चाहिए।
तो इस टॉपिक के ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना रखी है, लिंक मैं आई बटन के ऊपर दे दूंगा, आप वहां पे जाके वो वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लीजिए। तो अगर बात करें ब्रिक्स की न्यू करेंसी के बारे में, तो ये बात आपको न्यू जरूर लग रही होगी, लेकिन 2009 की फर्स्ट मीटिंग में ही ब्रिक्स नेशंस ने न्यू करेंसी की बात कर दी थी और इस बात को आज 14 साल होने को आ चुके हैं और अभी तक बात चल ही रही है। ब्रिक्स का ये कहना है कि जब यूरोपियन यूनियन के देश यूरो जैसी कॉमन करेंसी को ट्रेड में इस्तेमाल कर सकते हैं तो ब्रिक्स क्यों नहीं कर सकता। लेकिन ब्रिक्स के लिए चुनौतियां भी कम नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ब्रिक्स का पूरी तरह चाइना द्वारा डोमिनेट होना, और इसका कारण है कि इस समय ब्रिक्स नेशंस की टोटल जीडीपी $25 ट्रिलियन है, जिसमें से अकेला चाइना $17.7 ट्रिलियन कंट्रीब्यूट करता है। और अगर कोई न्यू करेंसी बनती है तो चाइना उसमें पूरा दबाव बनाएगा कि उस करेंसी को युआन से पैक्ड किया जाए, और अगर ऐसा होता है तो भारत इस करेंसी को अडॉप्ट नहीं करेगा और फिर से कॉन्फ्लिक्ट शुरू होगा। हालांकि रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने तो करेंसी को गोल्ड से पैक्ड करने की बात भी कही है, पर आज की इन मॉडर्न इकोनॉमीज को गोल्ड से अगर पैक्ड करेंगे तो इकोनॉमी में ग्रोथ बहुत स्लो होगी और इस समय भारत जैसे देशों को हाई ग्रोथ की जरूरत है। इन सब के बावजूद ब्रिक्स के सारे देश अप्रैल 2023 से ही अपने पास गोल्ड के रिजर्व बढ़ा रहे हैं। भारत ने 3 टन, रशिया ने 31 टन और चाइना ने 102 टन गोल्ड खरीदा है, और ये सारे सिग्नल्स है कि ब्रिक्स नेशन नए करेंसी लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच रशिया और यूक्रेन की वॉर ने पूरी दुनिया को एक बात तो याद दिलाई है कि यूएस डॉलर सिर्फ एक करेंसी नहीं है, पर एक ये वेपन भी है। कैसे, आइए समझते हैं। और अगर रशिया और यूक्रेन की वॉर के बारे में आपको जानना है तो मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, आप आई बटन पे जाकर उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आज दुनिया का 80% ट्रेड यूएस डॉलर में होता है और किसी भी देश के सेंट्रल बैंक अपने पास फॉरेक्स रिजर्व में रखते हैं, जिसमें 59% यूएस डॉलर होता है और इन डॉलर्स को यूएस फेड कंट्रोल करता है। यानी सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, अमेरिका के बाहर भी डॉलर के यूज पर पूरा कंट्रोल अमेरिका का ही होता है। वहीं जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया तो यूएस ने रशिया पर काफी सारे अलग अलग सैंक्शंस लगा दिए, जैसे रशिया को स्विफ्ट के इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर सिस्टम से बाहर कर दिया गया, उनके 300 बिलियन यूएस डॉलर के रिजर्व्स को फ्रीज कर दिया गया, इंटरनेशनल ट्रेड पर बैन लगा दिया, और सिर्फ इसी कंडीशन से चाइना यूएस से डरता है। दरअसल चाइना की पूरी इकोनॉमी सिर्फ ट्रेड के ऊपर डिपेंडेंट है और चाइना की इकोनॉमी का 1/5 एक्सपोर्ट से आता है। जिस तरह से रशिया यूक्रेन में इंटरेस्टेड है, उसी तरह से चाइना भी ताइवान में इंटरेस्टेड है और आज नहीं तो कल वो ताइवान पर अटैक करेगा। और अगर चाइना ऐसा करता है तो यूएस उन पर भी सैंक्शंस थोप देगा और इसी वजह से चाइना ताइवान पर अटैक करने से रुका हुआ है। लेकिन भाई वो भी चाइना है। चाइना ने 2009 से ही इसकी प्रिपरेशन शुरू कर दी थी और आज पूरे वर्ल्ड का 6% ट्रेड चाइनीज युआन में होता है। और अगर हम बात करें ब्रिक्स के कोऑर्डिनेशन की, तो किसी भी ग्रुप को सक्सेसफुल बनाने के लिए कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है और इस मामले में ब्रिक्स नेशन सभी पीछे है। भारत और चाइना ये दोनों ब्रिक्स के सबसे बड़े प्लेयर्स हैं, लेकिन आइडियोलॉजिकली ये दोनों की सोच नहीं मिलती। जहां भारत डेमोक्रेसी है, उतनी डाइवर्सिटी है, तो वहीं दूसरी तरफ चाइना में डिक्टेटरशिप है और इस समय भारत के लिए सबसे बड़ा मिलिट्री थ्रेट भी चाइना ही है। इसके अलावा जहां रशिया, भारत, चाइना और साउथ अफ्रीका फिर भी एक दूसरे के काफी करीब है, तो वहीं ब्राजील इन सब देशों से दूर साउथ अमेरिका में है और इसीलिए भी इन देशों के बीच कोऑर्डिनेशन होना थोड़ा मुश्किल है। वहीं भारत अमेरिका के साथ क्वाड जैसी अलायंस में शामिल है, जो बेसिकली चाइना को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई है। तो अगर चाइना अमेरिका को चैलेंज करना चाहता है और रशिया अपनी इकोनॉमी को संभालने के लिए एक ऑल्टरनेटिव करेंसी लाना चाहता है, तो चाइना और भारत को सेम पेज पर आना ही पड़ेगा। और अगर आज ब्रिक्स के ये दोनों देश आपस में किसी तरह की सुलह कर ले या कोई इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन बन जाए, तो ये ब्रिक्स के बाकी सभी देशों के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। लेकिन हाल ही में हुए G20 समिट में चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग शामिल नहीं हुए और इन सबको देखकर तो यही लगता है कि भारत और चाइना का कोऑर्डिनेशन होना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, ब्रिक्स करेंसी काफी इंटरेस्टिंग आइडिया है और काफी जरूरी भी, जो इन फ्यूचर हेल्प करेगा वेस्टर्न मोनोपोली को तोड़ने में, और इसी वजह से ब्रिक्स नेशंस इस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। लेकिन इन सबसे पहले ब्रिक्स के इन 5 देशों में कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन होना सबसे ज्यादा जरूरी है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ब्रिक्स एक बेहतर ग्रुप तब बन सकता है जब इसमें बाकी कंट्रीज भी शामिल हो, क्योंकि ब्रिक्स में जब बाकी कंट्रीज भी शामिल होंगी तो वेस्टर्न मोनोपोली को तोड़ना और आसान होगा। और सेकंड चीज, ये सबसे ज्यादा भारत के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि आज के टाइम पर भारत के रिलेशन बाकी कंट्रीज से ज्यादा बेहतर है चाइना के मुकाबले, और G20 के बाद भारत के इंटरनेशनल रिलेशंस और भी ज्यादा बेटर हुए। और अगर भारत ने बाकी कंट्रीज को कन्विंस कर लिया चाइनीज युआन को अडॉप्ट ना करने के लिए, तो वो इंडिया के लिए विन विन सिचुएशन होगी। और अगर ऐसा होता है तो ब्रिक्स नेशंस के पास ज्यादा बड़ा मार्केट होगा और साथ ही ग्लोबल ट्रेड में काफी ज्यादा कंट्रोल होगा, और फिर उस सिचुएशन में ब्रिक्स यूएस और यूरोप के खिलाफ जाना अफोर्ड कर सकता है।
तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। तो जाने से पहले चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।